हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिवीजन क्लास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी 5th क्लास है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन आज का हमारा टॉपिक हिंदी से रिलेटेड है, जिसमें हम हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? यानी कि हिंदी जो है भारत में कितने राज्यों की राजभाषा है? तो लगभग 10 राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी। नेक्स्ट है, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि वर्णमाला जो होती है, देवनागरी वर्णमाला, उसमें कितने वर्ण हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगर हम वर्ण की बात करें तो वो है 52 वर्ण। नेक्स्ट है, ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई? तो फ्रेंड्स, ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए लिपि की खोज की गई थी, क्योंकि ध्वनि को एक संकेत की जरूरत थी जिसके थ्रू हम उनको समझ सकें कि हम ये ध्वनि है इस चीज की है। तो उनको लिपि के रूप में, स्थायी रूप में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है? तो वो है हिंदी भाषा को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन ही ये थोड़ा अलग है। राष्ट्रभाषा नहीं है, भारतीय संविधान के अंदर हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में फिर भी अगर राष्ट्रभाषा भी पूछा जाता है तो आप हिंदी वहां पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि के आविष्कार कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसके आविष्कारक थे फ्रोवेल। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि लिपि है, कौन सी लिपि है? तो फ्रेंड, देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 भाषा का। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, भारत एक सांकेतिक साधन है, यह किसकी युक्ति है? तो फ्रेंड्स, ये कहा है बाबूराम सक्सेना की ने कहा है कि भारत एक सांकेतिक साधन है। नेक्स्ट है, संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है शब्दानुशासन। यानी कि उन्होंने कहा है कि व्याकरण जो है वो शब्दानुशासन है, यानी कि शब्दों को किस तरह से अनुशासित करके लिखा जाए, ये हमारी व्याकरण हमें बताती है। क्योंकि व्याकरण के अंदर रूल्स गिवन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी भाषा को लिखते हैं। फिर चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, फिर चाहे वो हिंदी भाषा हो, कोई भी भाषा हो सकती है, वो व्याकरण के अकॉर्डिंग उसको लिखा जाता है, क्रमबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भाषा का मानक रूप बालक क्या सीखता है? तो फ्रेंड्स, जो भाषा का मानक रूप है, बालक उसको विद्यालय में सीखता है। नेक्स्ट है, पंचतंत्र किसकी रचना है? ये मैं अगेन आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, ये पूछी जाती है। पंचतंत्र हमारे विष्णु शर्मा की रचना। नेक्स्ट है, कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना क्या है? तो वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद है, अष्टाध्यायी किनकी रचना है? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी है पाणिनि की रचना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। गीतांजलि के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स, गीतांजलि के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है क्वेश्चन, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी गीत के रचनाकार कौन है? जो कि बहुत फेमस है, जिनको लता मंगेशकर जी ने गाया था। ये है कवि प्रदीप के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी का सर्वप्रथम अखबार। ये भी मैंने अगेन आपको बहुत कराया है, बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है? तो वो है विद्यापति। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, जो कि बहुत फेमस ये उपन्यास है। इसके ऊपर प्रोग्राम भी बना था फ्रेंड्स, पहले भी बना था और अभी भी बना था। तो आपने अगर देखा हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है? तो वो है प्रेमचंद। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स, वो हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट है, अंधा युग उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, अंधा युग उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार
सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है हमारे चेन्नई में। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स हिंदी में मूल रूप से जो रस माने गए हैं वो हैं उनकी संख्या 9। नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली है? तो वो मिली है भारत भारती के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? तो वो है राजेंद्र यादव। राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषा शामिल है? तो इसमें है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो फ्रेंड्स भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कही जाती है सांख्य दर्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, भाग और बलि थे। तो फ्रेंड्स भाग और बलि की बात करें तो ये राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्रेंड्स मीमांसा में बताया गया है कर्म के सिद्धांत को, तो ये मीमांसा से संबंधित है। उसके बाद है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो फ्रेंड्स भागवत ने सर्वप्रथम वासुदेव कृष्ण की पूजा को शुरू किया था। उसके बाद है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन है। तो आपसे यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो गए कि सांख्य दर्शन क्या है, प्रारंभिक शाखा है, और इसके जो प्रतिपादित किया था इस प्रणाली को वो किसने किया था? तो वो था कपिल मुनि ने। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो फ्रेंड्स उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? दर्शन पर बेस्ड है ये हमारी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग के थे पतंजलि। उसके बाद आता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स ये जानकारी मिलती है हमें अगुत्तर निकाय से। उसके बाद है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो वो गौतम ने। तो फ्रेंड दर्शन शास्त्र जरूर पढ़ लीजिएगा, जैसे कि योग दर्शन किसके हैं? योग दर्शन हमारा है पतंजलि का, सांख्य दर्शन है कपिल का, और यहाँ पर न्याय दर्शन है हमारा गौतम का। नेक्स्ट है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मक्खली कौशाल। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो फ्रेंड्स ये सोम देवता को समर्पित है, ऋग्वेद का 9वां मंडल। उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुषी रावी नदी के तट पर। उसके बाद है, वैदिक युगीन सभा थी, तो वो थी मंत्री परिषद की। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूत्र है वो किसको समर्पित हैं? तो वो समर्पित हैं इंद्र देवता को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो फ्रेंड्स प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। उसके बाद है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों पर के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स प्राचीन नगर में तक्षशिला की बात करें तो ये हमारी सिंधु व झेलम नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो फ्रेंड्स आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे पुराना वेद कहा जाता है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो फ्रेंड्स अथर्ववेद के अंदर जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो फ्रेंड्स प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना सिर्फ हमारी ऋग्वेद में दी गई है। उसके बाद है, गायत्री मंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में उल्लिखित है? पुस्तक बोल सकते हैं या वेद बोल सकते हैं, तो वो हमारा ऋग्वेद में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या बताई गई है? तो वहां पे बताया गया है उपज का 1/6 भाग होना चाहिए हमारा भू राजस्व का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ हम बात करें तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? तो वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड्स उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की बात की गई है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति संबंधित है। तो फ्रेंड्स मनुस्मृति हमारी समाज व्यवस्था से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स योग दर्शन के अगेन देखिए रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है। योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि। उसके बाद है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बल्लभाचार्य ने। उसके बाद है, गायत्री मंत्र की रचना की गई है। तो फ्रेंड्स गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने, किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर।
फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये मुड़कोपनिषद से लिया गया है। मैंने ये आपको बहुत बताया है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये मुड़कोपनिषद से। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो फ्रेंड सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि को कहा जाता है। उसके बाद है, विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी द्वारा किया गया था वैशाली के अंदर। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और ये वेद है और उनके बारे में है कि इस वेद में क्या क्या चीजों को डिस्कस किया गया है, तो एक बार आप इसे समझ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद, तो फ्रेंड्स ऋग्वेद के अंदर स्रोत और प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने आपको कहा था, मेन यहाँ पर जो जिनको सारे श्लोक क्या कहते हैं उसे, कि वो उनको डिनोट किए गए हैं, कि वो सारे उनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि देवता जिसको माना गया है, तो यहाँ पर माना गया है सबसे ज्यादा जो श्लोक हैं वो इंद्र देवता के लिए हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो इसी के अंदर गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, तो ये ऋग्वेद हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स यजुर्वेद की बात करें तो इसके अंदर श्रोत और कर्म कांड के बारे में, यानी कर्म के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया है। सामवेद, सामवेद के अंदर संगीत में श्रुति, यानी कि हमारे जो जितना भी संगीत है, ठीक है, सारे गा मा पा, ये जो संगीत है ये हमारा सामवेद के अंदर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में फ्रेंड्स तंत्र मंत्र और वशीकरण, औषधि, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये भी पूछा जाता है कि औषधि का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए औषधि का जो वर्णन है वो हमारा अथर्ववेद के अंदर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो फ्रेंड्स ये बनवाया था अशोक ने। इसके बाद क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री थे, यानी कि कौटिल्य जिसका नाम, जिनको चाणक्य के नाम से या चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों एक ही पर्सन है और इनको चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, तो फ्रेंड्स इनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। बहुत पूछा जाता है चाणक्य के बचपन का नाम को। उसके बाद है, वह एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एंड ये भी कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना होगा चाणक्य। ये पूछा जाता है अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, तो वो की गई है प्राकृत भाषा को। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारत को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो फ्रेंड्स मेगस्थनीज ने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट आते हैं, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ये बहुत फेमस बुक है। कई बार इसको इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए मेगस्थनीज द्वारा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो वो था तक्षशिला। उसके बाद है क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण देवाना प्रिय की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो फ्रेंड्स ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, तो फ्रेंड्स इसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरंभी संधियों के विषय में। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरंभी संधियों के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दुरंभी संधियों के विषय में। ठीक है, के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, येरा की दुर्भी संधियों के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन सा शासक है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था, तो फ्रेंड्स ये था मौर्य राजा अशोक का। उसके बाद है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये पूछा जाता है अर्थशास्त्र किस पे बेस्ड है, तो ये हमारी राजनीति से बेस्ड है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे विशाख दत्त। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में भी प्रचलित है, तो फ्रेंड्स इसमें प्रचलित है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कौटिल्य महामंत्री थे। तो फ्रेंड्स कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नेक्स्ट है सांची का स्तूप बनवाया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1837 यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो था बृहदत्त। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स कुछ हम पर्यायवाची शब्द हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन के तौर पर, इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। असुर, असुर का पर्यायवाची की बात करें तो वो होता है दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर। अमृत, अमृत का होता है सुधा, सोम, पीयूष और अमी। उसके बाद है अधर, अधर का होता है ओष्ठ और ओठ। नेक्स्ट आता है अध्यापक। तो फ्रेंड्स अध्यापक बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, सिर्फ आपको ये दो याद रखने हैं। बाकी आचार्य, गुरु, शिक्षक भी आपको पता होगा, आपको ये याद रखना है। प्रवक्ता और व्याख्याता भी अध्यापक को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्याख्या करता है, कोई भी मैटर होता है, कोई भी टॉपिक होता है, उसको व्याख्या करके हमें समझाते हैं। नेक्स्ट है अन्वेषण। तो फ्रेंड्स अन्वेषण का आपको खोज, शोध और अनुसंधान पता होगा, आपको पढ़ना है गवेषणा बस। नेक्स्ट है अपमान। तो फ्रेंड्स अपमान में है, याद रखना है आपको, अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, निरादर, ये सारे ही सिंपल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अप्सरा। तो अप्सरा का है सुरबाला और देववाला। नेक्स्ट है अंश। अंश का है भाग, हिंसा, हिस्सा और खंड। ये भी बहुत सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं अंश का। नेक्स्ट है आलसी, काहिल, निकम्मा, निरुधमी। नेक्स्ट है आशु। आशु का होता है अश्रु, नैन जल, नेत्रवारी और नैन नीर। ये भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आतंक पे। आतंक में है उपद्रव, अतिभय, संत्राश या दहशत। ठीक है। तो यहाँ पे आपको संत्राश, अतिभय करना है, उपद्रव और दहशत आपको पता होगा। नेक्स्ट है आश्रम। तो इसका आपको पता होगा मठ, बिहार और संघ याद करना है। फ्रेंड्स संघ भी आश्रम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है आंचल। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा आंचल पल्ला, छोर, दामन आंचल को बोलते हैं, उसके साथ ही साथ कोर भी आंचल को कहा जाता है। नेक्स्ट है इंद्र। तो फ्रेंड्स इंद्र का बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, इंद्र का बहुत पूछा जाता है। सुरपति, पुरंदर, कौशिक, देवराज और सुरेंद्र। देवराज आपको पता होगा, सुरपति, पुरंदर, कौशिक और सुरेंद्र आपको याद रखना है। इसके बाद आता है इनाम। तो फ्रेंड्स इनाम में आपको उपहार पता है होगा, पुरस्कार पता होगा, पारितोषिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। तो ईर्ष्या का है मत्सर, जलन आपको पता होगा, डाह आपको याद रखना है, कुड़न आपको पता होगा, द्वेष आपको पता होगा। मोस्टली तो ऐसे हैं जो कि आप पता होगा आपको और आप डेली यूज में सुना भी होगा, आपने डेली लाइफ में आप यूज भी करते होगे। नेक्स्ट है उत्सव। तो उत्सव में आता है मंगल कार्य, पर्व, जलसा, त्योहार और समारोह, ये सब आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है उपवास। उपवास को बोलते हैं निराहार, व्रत, अनशन और निर्जल। नेक्स्ट है वैभव। वैभव के लिए फ्रेंड्स समृद्धि है, संपन्नता है, संपदा है और ऐश्वर्य, ये सारे ही आपको पता होंगे, सिंपल है। नेक्स्ट है व्रत। व्रत में है संकल्प। फ्रेंड्स किसी चीज का संकल्प लेते हैं ना, तो वो भी ये कहलाता है कि हमने इस चीज का व्रत लिया है कि हम ये काम करके रहेंगे। ठीक है। प्रतिज्ञा आपको पता होगा, दृढ़ निश्चय भी आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। शंकर, शंकर का भी बहुत पूछा जाता है। शिव, शंभु, भोलेनाथ, महादेव, देवादिदेव और कैलाशपति, ये सारे ही आपको पता होंगे। नेक्स्ट है शरीर। शरीर काया, गात, तन, अन्न और बदन। नेक्स्ट है शस्त्र। शस्त्र में फ्रेंड्स अस्त्र, हथियार, आयुध। नेक्स्ट है शमशान। शमशान में होता है मरघट, दाह स्थल और कब्रगाह। नेक्स्ट है सन्यासी। तो फ्रेंड सन्यासी को वैरागी कहा जाता है, त्यागी कहा जाता है और परिव्राजक भी कहा जाता है। तो आपको इसमें परिव्राजक याद करना है, जबकि वैरागी और त्यागी आपको पता होगा। नेक्स्ट है संध्या। संध्या का है निशाम्रंभ, दिनावसान,
सायकाल, गोधूली, प्रदोष काल। नेक्स्ट है समिति। तो फ्रेंड्स समिति में है संस्था, संस्थान, संघ, संगठन और मंडली, ये सब समिति के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आते हैं समीक्षा। तो फ्रेंड समीक्षा में है आलोचना, निरूपण, विवेचना, समालोचना और मीमांसा। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स समुद्र में। तो समुद्र में फ्रेंड्स आपको पयोधि, पारावर और पयोनिधि आपको पता होगा, आपको याद रखना है सिंधु, जलधि, वारिश और वारिधि। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अगर हम देखें तो हमने वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिए हैं और कुछ इम्पोर्टेंट ही लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप इनको भी अगर अभी से तैयार करते हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है सरस्वती। तो फ्रेंड्स भारती, शारदा, वीणा, वीणा पाणी, हंसवाहिनी, वीणा दानी, वादिनी और पुस्तक धारणी, ये सब आप कर सकते हैं। पुस्तक धारणी भी कर सकते हैं क्योंकि एक यही ऐसी माता है जिनके हाथ में पुस्तक होती है, पुस्तक धारण करती है। ठीक है, बस आपको इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ भारती याद रखना है, बाकी सब आपको पता होगा। नेक्स्ट आते हैं, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम डिस्कस करें तो आप जरूर बताइएगा और हम उनको डिस्कस करेंगे, नहीं तो इतना ही हम डिस्कस करेंगे। सम्राट, अधिपति, शहंशाह, राजाधिराज, महासजा और नपति। नेक्स्ट है सर्प। तो फ्रेंड्स सर्प होता है भुजंग, मणिधर, विषधर, ये आपको पता होगा, फणी आपको पता होगा, नाग आपको पता होगा। आपको याद रखना है सिर्फ अही, व्याल और उरंग। नेक्स्ट है सांत्वना, इसको बोलते हैं दिलासा, आश्वासन और ढांढस। नेक्स्ट है सुख। तो फ्रेंड्स इसके लिए होगा आनंद, चैन, मजा और पारितोष, परितोष होगा। सूर्य, सूर्य का भी बहुत पूछा जाता है, इनको बोलते हैं रवि, भानु, दिनकर, भास्कर। अर्क बस आपको याद रखना है, कमल बंधु याद रखना है, आदित्य याद रखना है, मारी चिमाली याद रखना है, बाकी सब आपको स्टार्टिंग के रवि, भानु, दिनकर, भास्कर पता होंगे। नेक्स्ट है स्त्री। तो फ्रेंड्स स्त्री में भी आपको मोस्टली यहाँ पे पता होंगे नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामिनी, भगिनी, भार्या, ललना, बामा, कांता, सुंत्री, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, एक दो जो आपको रह गए हैं तो आप उनका भी रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं स्तुति पे। तो स्तुति के लिए है प्रार्थना, पूजा, आराधना और अर्चना। तले अंधेरा। तो फ्रेंड्स जब कभी भी चिराग तले अंधेरा पूछा जाता है तो इसका मतलब होता है पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण, यानी कि चिराग तले अंधेरा मतलब चिराग तो है लेकिन फिर भी अंधेरा। इट मीन्स जैसे पंडित है, पंडित किसके लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं उनकी विद्वानता के लिए, मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है कि उसके घर मूर्खता का आचरण। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसलिए फिट बैठ रहा है, इसलिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो फ्रेंड्स बिल्ली के गले में घंटी बांधना इसका मतलब होता है अपनों को संकट में डालना। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। तो इसका मतलब होता है सबका भिन्न भिन्न मत। फ्रेंड्स ये जो हमने जितने भी यहाँ पर आपको कराएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए उसी तरह से इनको पढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि बस ये वही मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हो सकता है मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग का मतलब होता है हर पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग हर चीज को डिस्क्राइब कर रहा है या समझ रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें इसको हम बोल सकते हैं सबका भिन्न भिन्न मत। नेक्स्ट है आंख का अंधा, नाम नयन सुख। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पे ये है आंख का अंधा, यानी कि वो आंख का अंधा है लेकिन नाम उसका अलग है, यानी कि विपरीत होना, जो जैसा है उससे उसको विपरीत होना। जैसे कि नाम बड़ा और गुण उसके विपरीत, जो भी जैसा भी पर्सन है जिससे हम उसे जानते हैं उससे अगर हम उसको मिल रहे हैं तो उसके विपरीत हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब ये होगा कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि कोई भी पर्सन से आप कोई काम करवाना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि वो ये काम ना करे लेकिन ब्लेम उस पर ही आए, तो आप कुछ ऐसी शर्तें रख दीजिए जिससे कि वो काम भी ना करे और आपका हो जाएगा कि आपने तो उसको काम करने के लिए बोला था। तो इसका सेंस यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी।
नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कोई भी अपॉर्चुनिटी आई है और आपने उसको उसी टाइम उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया है, यानी कि मौके का लाभ उठाना। अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसी टाइप उसको ग्रेस्प कर लिया और उस अपॉर्चुनिटी का आपने फायदा उठा लिया, तो ये होता है मौके का लाभ उठाना। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि यहाँ पर ये होता है कि जो सच है उस सच का सच, झूठ का झूठ कर देना। हिंदी में अगर इसको और डिफ्रेंशिएट करें तो हम बोल सकते हैं कि ठीक ठीक न्याय हो जाना, यानी कि जो सही है वो सही रहे और जो झूठ है उससे वो झूठ रहे, यानी कि दोनों को अलग कर देना, क्या चीज सही है क्या चीज गलत, इसमें डिफ्रेंशिएट करना। इसका मतलब होता है दूध का दूध पानी का पानी। और आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे और आप इजिली कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है जले पे नमक छिड़कना। तो फ्रेंड, जले पे नमक छिड़कने का मतलब होता है किसी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, यानी कि कोई पर्सन अंदर से दुखी है और उसके सामने उसे उसी तरह की बातें और करना जिससे कि उसका जो दुख है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, तो ये होता है जले पर नमक छिड़कना। नेक्स्ट है हवा में महल बनाना। हवा में महल बनाने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये होता है कि कोई भी चीज है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आप उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो, बस हवा में ही सोच रहे हो कि ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है असंभव कार्य की कोशिश करना। ठीक है, हवा में महल बनाने जैसा होता है। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये है केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात ना होना, यानी कि सिर्फ जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये भी ले सकते हैं कि हमने प्लानिंग करके चलिए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और वो सारी प्लानिंग हमने अपनी एक पेपर पे नोट कर ली, ठीक है, कि हमें ये काम करना है, लेकिन हम असल में जो रियल में करना है, जो इम्प्लीमेंट करना है या रियल में जो हार्ड वर्क करना है वो नहीं कर रहे, बस हमने ये सोच के रख लिया और अपनी नोटबुक में लिख कर दिया कि हमें इतने इतने टाइम पर पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है कागजी घोड़े दौड़ाना। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर नेक्स्ट में है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटने का मतलब यहाँ पर यह है डाह करना, यानी कि कलेजे पे सांप लौटने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि ईर्ष्या करना किसी से, तो उसको बोलते बोलते हैं कलेजे पे सांप लौटना। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी कि किसी के मन की बात ताड़ लेने का मतलब यहाँ पर है पढ़ लेने से। उड़ती चिड़िया पहचानना इसे कहते हैं ना कि जब कोई भी बड़े लोग बैठे होते हैं घर में और छोटे बच्चे किसी भी तरह का काम कर रहे होते हैं, तो बड़े लोग बोलते हैं कि ये बड़े होके ये बच्चा आगे ये बनेगा, इसके लक्षण ऐसे हैं, या फिर ये इस तरह की एक्टिंग करता है या इस तरह की इसकी एक्टिविटी है, ऐसा लगता है कि बड़े होके ये बनेगा, तो उसको बोलते हैं उड़ती चिड़िया पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट है हथेली पे सरसों जमाना। हथेली पे सरसों जमाने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि कोई भी कार्य है असंभव है और उसको आप शीघ्रता से कर देना चाहते हैं, ठीक है, असंभव कार्य शीघ्र कर देना, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें टाइम लगेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि टाइम भी ना लगे, वो असंभव ही हो, लेकिन आपने उसको तुरंत करना है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका हथेली पे सरसों जमाना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अपने लोगों में आदर नहीं मिलता है, यानी कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी कि फ्रेंड्स जो घर के लोग होते हैं वो अपने ही लोगों का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया किसी व्यक्ति का, लेकिन फिर भी उसका घमंड अभी भी चरम सीमा पर है, इसको बोलते हैं सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। तो रस्सी जल गई बल नहीं गया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि छोटे आदमी का बहुत दिखावा करना, यानी कि जो छोटे लोग होते हैं इसमें हम इंटेलिजेंसी के ऊपर भी ले सकते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि कोई पर्सन जो शुरू से गरीब था लेकिन उसके पास थोड़ा सा धन आ गया और वो उस चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, या फिर अगर इंटेलिजेंसी के ऊपर लें तो यहाँ पर ये हो सकता है कि थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट क्या हो गया अपने आप को, तो वो अब सुपर समझने लगा है, तो वहां पे बोल सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। जैसे बोलते हैं ना कि आधा जो ज्ञान होता है वो बहुत बेकार होता है, सेम उसी तरह से है यहाँ पर, हम उससे यहाँ पर आपको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि दोनों तरफ दुविधा में आना, ना आप आगे जा सकते ना आप पीछे जा सकते, दोनों ही तरफ आप दुविधा में फंसे हुए हैं, तो ये होता है दुविधा में पड़ना दोनों तरफ से। नेक्स्ट है अकल के घोड़े दौड़ाना, यानी कि व्यर्थ दिमाग लगाना। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको सोचने में, तो ये होता है व्यर्थ में आप दिमाग लगा रहे हैं।
नेक्स्ट है अंधे की लाठी होना। फ्रेंड्स, अंधे की लाठी होने का मतलब यहाँ पर है सहारा होने से। जैसे कि हम बचपन में भी ये बहुत पढ़ते थे, अंधे की लाठी होना। इसका मतलब क्या था, हमने एक जो इसका वाक्य प्रयोग होता था, बहुत आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हम भी बचपन में बहुत पढ़ते थे। इसका एक वाक्य प्रयोग था कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी मात्र था, यानी कि सिर्फ श्रवण कुमार था जो कि अपने माता पिता का सहारा था। इसके लिए एक और आता है एकमात्र सहारा होना। ठीक है, तो अंधे की लाठी होना मतलब सहारा होना। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा। फ्रेंड्स, ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब है जरूरत से बहुत कम। जैसे कोई भी चीज किसी को मिल जाती है तो वो बोलता है यार ये तो बहुत कम है मेरे लिए, मुझे अभी बहुत जरूरत है पैसों की या फिर किसी भी चीज की, तो ये तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नेक्स्ट है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है पुरानी बातों को कुरेदना। जो पुरानी बातें हो गई हैं उसको उसी टाइम भूल जाना चाहिए। इससे आपके फ्यूचर जो आपका प्रेजेंट है वो भी इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि आप देखते होंगे कि कॉमन लाइफ में भी इस तरह के मुहावरे बहुत यूज किए जाते हैं, तो आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजिली इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है होश उड़ाना। होश उड़ाने का मतलब यहाँ पर है डर जाने से। ठीक है, किसी के भी पर्सन के होश उड़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति डर गया है। नेक्स्ट है गुस्सा पीकर रह जाना, यानी कि बर्दाश्त करना। वहां पे जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को बर्दाश्त करता है तो वहां ये यूज किया जाता है कि गुस्सा पीकर रहना है, यानी कि उसके अंदर जो भी गुस्सा है उसको उसने बाहर नहीं निकाला है। नेक्स्ट आते हैं अंगूठा छाप होना। अंगूठा छाप होने का मतलब यहाँ पे है निरक्षर होना, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट है अंगार सिर पर धरना। अंगार सिर पर धरने का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, यानी कि थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति की चाह, यानी कि किसी की अगर थोड़ी सी मदद कर दो तो वो चाहता है कि पूरा काम उसका आप ही कर दे, तो इसको बोलते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। पहुंचा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुंचा लिखा हुआ है, पहुंचा होगा। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना। अंगूठे दिखाने का मतलब यहाँ पर ये है कि एन मौके पे धोखा देना, यानी आपको किसी दोस्त की जरूरत थी, आप हर टाइम उसकी मदद के लिए रहते थे, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत हुई तो उसने आपको क्या किया, एंड मोमेंट पर उसने आपको अंगूठा दिखा दिया, तो उसको बोलते हैं अंगूठा दिखाना, यानी कि जो लास्ट मोमेंट था उस पर उसने आपको धोखा दे दिया। नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना। फ्रेंड्स, यहाँ पर अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब यहाँ पर यह है बुद्धि भ्रष्ट होने से। नेक्स्ट है अकल का दुश्मन होना। अकल का दुश्मन होने का मतलब यहाँ पर है मूर्ख होना। ठीक है, अंधे को चिराग दिखाना, यानी कि मूर्ख को उपदेश देना। अब अंधे को चिराग दिखाने से कोई मतलब नहीं है, चिराग दिखाने के बाद भी उसके लिए हर जगह अंधेरा ही रहेगा। से उसी तरह से कि मूर्ख को आप कितना भी समझा लें, वो मूर्ख है, इसलिए आपके समझाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है अंधे के आगे रोना, मतलब असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। अब अंधे के आगे रोने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब यहाँ पे ये है कि मूर्खों के बीच योग्य बनना, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मूर्खों के बीच कम योग्यता वाला व्यक्ति भी सुयोग्य माना जाता है। ठीक है, तो अंधों में काना राजा। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। फ्रेंड्स, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी कि अपना काम निकलवा के बाद में उसको पूछना नहीं है, उसे से किसी से तरह का कोई मतलब नहीं रखना, तो तब बोला जाता है अपना उल्लू सीधा करना, बस अपना काम निकलवाना। नेक्स्ट आते हैं अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि लज्जित होना। बहुत सिंपल है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि स्वार्थी होना, अलग होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब है कि अलग रहना, किसी के संग मिलके ना रहना और बहुत स्वार्थी हो जाना। नेक्स्ट है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना अहित खुद करना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपने को उस कंडीशन में डाल देता है जहां से वो निकल नहीं सकता, तब बोला जाता है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी अपने आप को ही परेशानी में डालना। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, खुद ही बोलना कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो हूँ, तब ये यूज किया जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नेक्स्ट है आंख का काजल चुराना। इसका मतलब है गुप्त भावों को जान लेना, यानी कि कोई पर्सन है वो आपसे कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन फिर भी आप उसकी हर चीज समझ रहे हैं, तब वहां पे यूज किया जाएगा ये कि आपने उसकी आंखों के काजल को चुरा लिया है। नेक्स्ट है आंख दिखाना। आंख दिखाने का मतलब होता है किसी पर्सन को डांटना या धमकाना।
मोस्टली जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स, जब हम कहीं बाहर जाते थे वहां हम खेलते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें आंख दिखाया करते थे, तो ये वहां पर बिल्कुल फिट बैठता है कि वो हमें डांटा करते थे कि उधम मत मचाओ या फिर खेलो मत, ठीक है। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना। अब आंखों में धूल झोंकने का मतलब यहाँ पर ये है किसी को धोखा देने से। नेक्स्ट है आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब है प्रेम होना या फिर एक दूसरे को देखना, ठीक है। आंखें मिलाना। आंखें मिलाने का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स है किसी का सामना करने से, ठीक है। आंखें नीची करना। आंखें नीची करने का मतलब है प्रतिष्ठा नष्ट होना, यानी कि किसी का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है या फिर वो किसी का कोई गुडविल है या फिर किसी की कोई भी रेस्पेक्ट है वो कम हो जाना, तो वहां पर उस पर्सन की क्या हो जाती है, आंखें नीचे हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं आंखों में खून उतर आना। इसका मतलब है अत्यधिक क्रोध करना। जब कोई पर्सन बहुत क्रोध करता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो आप यहाँ पे उस चीज से समझ सकते हैं कि आंखों में खून उतरना। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है आंख का तारा, यानी अत्यंत प्यारा। आंचल पसारना। आंचल पसारने का मतलब यहाँ पर यह है याचना करना या मांगना, यानी किसी से भीख मांगना। तब बोला जाता है कि उसके आगे आंचल मत पसारो, ठीक है। आंसू पीकर रह जाना, यानी कि चुपचाप दुख सह लेना। जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ नहीं कह पाता तो वो क्या करता है कि वो आंसू पीकर रह जाता है, यानी कि वो चुपचाप दुख को सहन कर लेता है जो भी परेशानी आती है, तो वहां पे इस मुहावरे को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आकाश, यानी कि आसमान के तारे तोड़ना, यानी कि असंभव को संभव करना। कोई ऐसा कार्य है जो कि बहुत असंभव सा लगता है लेकिन आप वो कर लें, तो तब यूज किया जाता है कि उसने तो आसमान के तारे तोड़ लिए। नेक्स्ट है आकाश कुसुम होना, यानी कि पहुंच से बाहर होना, ठीक है। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना। इसका मतलब होता है सारा प्रयास कर डालना। क्या कहते हैं ना, उसने तो जमीन और आसमान एक कर लिए या फिर आकाश पाताल एक कर लिए, यानी कि उसने सारा प्रयास कर डाला, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, तब ये यूज किया जाता है। तो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।